धनंजय जी, लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई, वो जेल भी गए, बीच बीच में जेल जाते भी रहे, बेल करा के आते भी रहे, न्यायालय ने सजा दी, किसी को कोई आपत्ति नहीं। वो अपना कानूनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं कि यदि उनको लगता है कि हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए, हम इसमें कहीं से नहीं रहे, हो सकता है कि उनको सर्वोच्च न्यायालय से मुक्ति भी मिल जाए। कहीं किसी को आपत्ति नहीं हुई कि कैसे सजा हुई, क्या हुई। वो जेल के बाहर रहे, राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होते रहे, लेकिन उससे चारा घोटाले की जांच प्रभावित नहीं हुई, जबकि सारे लोग जानते हैं कि बिहार झारखंड में लालू यादव का प्रभाव कितना बड़ा था। सत्येंद्र जैन की जमानत के मामले में कहा जाता है, सब लोग देखते हैं, सुनते भी हैं, कहा जाता है कि विरोध पक्ष जो जमानत का विरोध करने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो सब कहती हैं कि बाहर आकर ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मैंने तो ये भी देखा है, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि दिल्ली सरकार में सोमनाथ भारती, उसी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सब, उनसे एक एसएचओ नहीं डरता था। पूरे मालवीय नगर में क्या हुआ था, अनिल जी को याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, किस ढंग की घटनाएं हुई थी। और जिसके पास न पुलिस है, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कोई, उस सरकार के एक विधायक के बाहर आ जाने से जांच प्रभावित हो जाएगी, ये तर्क आपको गले उतर रहा है क्या? लालू यादव तो सीबीआई को नहीं खरीद पाए थे। देखिए, ये देश किसी कुछ सवाल है मेरे। ये जी। देश किसी की जागीर है या लोकतंत्र है? यहाँ कानून का राज है या गणराज्य? कानून का राज है या कोई जो है अंडरवर्ल्ड शासन कर रहा है, अंडरवर्ल्ड चला रहा है देश को? जिस तरह से ये कर रहे हैं वो मुझे लगता है कानून का राज तो नहीं हो सकता। वो सत्येंद्र जैन की बात हो या किसी और की बात हो, विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। आम आदमियों की क्या हालत है। और यहाँ पे विशेष व्यक्ति की बात इसलिए कर रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि आप बदला ले रहे हो। आप जो है सरकार नहीं चला रहे हैं, आप जो है लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, आप जो है कानून का राज स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप बदला ले रहे हो। ये कैसे प्रमाणित होता है? ये इस तरह से प्रमाणित होता है कि जो आपके साथ आ जाता है उसको कोई पद मिल जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। लेकिन जो आपके खिलाफ रहता है उसको आप जेल में बंद कर देते हो और इतना बड़ा अपराधी घोषित कर देते हो कि वो अदालत से उसको जमानत न मिले, जो एक मानवीय सुविधाएं हैं। देखिए, कानून का राज और अंडरवर्ल्ड में क्या अंतर है? अंडरवर्ल्ड जो है तमाम तरीके के हथकंडे अपनाता है जिससे अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके, खत्म कर सके, उसकी जान तक लेता है। सरकार की भूमिका ये होती है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो, कसाब जैसा अपराधी हो, उसको भी न्यायिक तरीके से उसको फांसी की सजा देनी है या जो सजा देनी है, न्यायिक एक तरीका है, उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। और जब तक वो जिंदा है, इवन मरने के बाद भी, फांसी की सजा देने के बाद भी, एक जो कानून के राज में एक व्यक्ति का जो सम्मान होता है, मानव का सम्मान होता है, वो निभाया जाएगा। ये कानून का राज है। अब जो सरकार पिछले 9 सालों से कर रही है, या हम कहें कि मोदी जी जब से हैं वहां पे गुजरात में, तब से जो हो रहा है, अभी जो बीबीसी के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है हाई कोर्ट में, और जो केस चलने की बात हो रही है, जो भी हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब बदले की राजनीति है। और इसको राजनीति नहीं कहते। इसके सही शब्द में कहें कि ये जो है सिनेमा में जैसे अंडरवर्ल्ड बदला लेता है, या जो हम अपने गांव मोहल्ले में देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे बदला लेता है, उस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मतलब ये जो है गरिमा, जो है सरकार की गरिमा को ध्वस्त कर दिया। सरकार ऐसी नहीं हो सकती है, दुनिया में कहीं ऐसी सरकार नहीं चलती। आप जो है फिर तो तानाशाही है, हिटलर शाही है, जो मन करे वो करिए। धनंजय जी, आपको मैं याद दिला दूं, पनामा पेपर्स के मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया। भारत में, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़े अभिनेता का नाम आया पनामा पेपर्स के मामले में। भारत में जांच होती तो इस उम्र में हो सकता है कि उन्हें भी सजा हो जाती, लेकिन वो लोगों को शौचालय कैसे जाना चाहिए, खेत में नहीं जाके शौचालय में जाना चाहिए, सरकार का ऐड कर रहे थे। सरकार के करीबियों में उनकी गिनती होती है। आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा कि उसके बाद पनामा पेपर्स पर कहीं कोई चर्चा हुई। सवाल यही उठता है ना कि इस तरह से सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार की भूमिका अंधा बाटे ड्योढ़ी चीन चीन के दे वाली तो नहीं होनी चाहिए ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। वो कोई विशेष व्यक्ति है, अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार हो
या कोई जो है हमारे गांव का जो है रमुआ धोबी हो, सबके लिए कानून बराबर है, कोई भी फंसेगा। अब फिर एक सवाल आता है कि जो सीबीआई है, जो ईडी है, ईडी के जो पास जो इतने सारे अधिकार है वो कहाँ से आए? वो तो कांग्रेस चिदम्बरम सरकार ने साहब ने ही दिए थे, गृह मंत्री है, थे, उन्होंने ही दिया था, वो भी गए एक बार उन्होंने ही देकर। बनाया है। तो आप जब कानून बनाते समय ये ध्यान नहीं रखते हो कि इसका दुरुपयोग होगा तो किस हद तक होगा। आप आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हो, कोई सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या बिहार की सरकार हो, या दिल्ली की सरकार हो, आम आदमी उसके लिए कीड़े मकोड़े की तरह। लोकतंत्र की परिभाषा में कोई सरकार फिट नहीं होती है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि 75 सालों में हमारे ज्यादातर नेता जो है जाहिल हुए और धूर्त हुए। उन्होंने देश के पूरी व्यवस्था का नाजायज लाभ उठाया, देश की जनता का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। इतने सारे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उन सब का अपमान किया। इन पे तो ऐसे मुकदमे होने चाहिए और इनको इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कि विपक्ष भी वहीं खड़ा हो जाता है। आप इतना इतना सब कर रहे हैं, विपक्ष क्यों नहीं लामबंद होकर एक साथ क्यों नहीं हमला बोलता है? कुछ हमारे महिला पहलवान नाक में दम किए हुए हैं, कुछ हजार लाख किसानों ने नाक में दम कर दिया, तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष के नेता क्या घास सूंघने के लिए आए हैं? वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी कल आएंगे सत्ता में और कल हम भी यही करेंगे, ये सोच रहे हैं आप? तो सवाल खड़ा होता है कि जब सब एक हमाम में सब नंगे आके खड़े हो जाएं या किसी से डर रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो फिर डरिए, फिर आप बोलिए कि हट जाइए, इस्तीफा देके हट जाइए। तो मैं बोलूं कि ये केवल जो है केंद्र सरकार की बात नहीं है, विपक्ष की पार्टियां क्या कर रही है, वो क्यों नहीं लड़ रही इसके खिलाफ? किस तरह की चीजें नहीं चलने देंगे? खाली कांग्रेस खड़ी होती, बाकी जो है दूसरे विपक्ष के जो दूसरे दल है वो गलबहियां कर लेते हैं। उनको लगता है कहीं हम भी ना फंसे, लेकिन भाई सब फंसो। धनंजय जी, खैर मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। कानून को अपना काम, एक लाइन और, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून जो है अंधे की तरह काम न करे, चीन चीन के रेवड़ी न दे। इसको पकड़ लेंगे चूंकि हमारे खिलाफ है और ये इसको नहीं पकड़ेंगे चूंकि हमारे समर्थन में है, तो ये गलत बात। धनंजय जी, सत्येंद्र जैन के बाद क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहने का अपना एक बॉडी लैंग्वेज दिखाया, जिस प्रकार से ममता बनर्जी को टॉर्चर करने की कोशिशें हो रही है, केसीआर ने पटना से लेकर के पूरा देश एक तरह से उन्होंने दौरा कर लिया है अलग अलग राज्यों में विपक्षी एकता के लिए, डीके शिव कुमार एक आर्किटेक्ट के तौर पर नजर आए हैं कि चाहे प्रबंधन का मामला, भले ही चेहरा सिद्धारमैया का था, लेकिन इस बात को मानना होगा कि कर्नाटक के चुनावी प्रबंधन में डीके शिव कुमार ने अमित शाह को मात दे दी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी एक भूमिका रही है और इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं ईडी लगी हुई है। तो ये डराने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि लोकसभा चुनाव में शांत बैठ जाओ, भले विधानसभा चुनाव मन से लड़ लेना, और तेजस्वी यादव को खास करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ो और बिहार को प्रेसिडेंट रूल में रखे लो, ये डराने की कोशिशें आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी? यदि है तो देखिए, ऐसे डराने से तो हमारे गांव का तो गोतिया का झगड़ा होता है, वो नहीं डरता है, बोले मार देंगे चाहे मर जाएंगे, तो हमारे गांव का ये आदमी भी नहीं करता। ये तो सरकार है, विपक्ष है, सत्ता है, बहुत बड़ा खेल है, ढेर सारे लोग हैं, कहाँ से डरने वाले? हिटलर ने किसको डरा दिया? कितने लोग डर के भाग गए? अभी भी जर्मनी में बहुत सारे लोग। तो इसलिए डरते फरते कोई नहीं है। अंग्रेजों ने ढेर सारे लोगों को मार दिया, हिंदुस्तान में तो क्या बच, लड़ाई खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। न्याय की लड़ाई और न्याय और सत्य और असत्य की लड़ाई तो चलती रहेगी। ये भी मोदी जी आज जहाँ खड़े हैं, कल कोई और आके खड़ा हो जाएगा। ये किसी को हटा के आए हैं तो इनको भी कोई हटा देगा। ऐसा तो है नहीं कि स्थायी भाव में है। अब जितने हजार साल तक रहेगा ये धरती रहेगी, मोदी जी वहाँ बैठे रहेंगे, अमित शाह वहाँ बैठे रहेंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। और जो आप दाव चल सकते हैं वो दूसरा उससे और बदतर चल सकता है। समझिए, अगर ये हम देखें कि इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी या संजय गांधी के दौरान जो हुआ, अगर उससे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके आगे भी दुनिया है, जहां यहीं खत्म तो होती नहीं है ना, दुनिया उसके और आगे है। लेकिन सवाल उठता है कि जो है, जो लोकतंत्र हमारा है, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 के चुनाव में, क्या जो आपका मूल सवाल है ईडी और सीबीआई के भरोसे लड़ा जाएगा? नहीं लड़ा जाएगा। वहां बजरंगबली काम नहीं आए कर्नाटक में, तो ईडी सीबीआई की क्या औकात है? अभी देखिए, आप एक बात चर्चा करना शायद रह गया कि सीबीआई पे संजय सिंह ने कहा था मैं केस कर दूंगा, और सीबीआई ने उनका हाथ नाम निकाल दिया, बोला नहीं नहीं आपका तो गलती से आ गया था। तो आप लड़िए, तो संजय सिंह जिस ताकत से लड़ता है फिर लड़िए आप।
तो अगर तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डी शिव कुमार को ही लीजिए, जिस ताकत के साथ वो आदमी लड़ा, क्या कर लोगे आप फाइनली? जब हम मरने के तैयार हो जाएंगे तो आप क्या कर लीजिएगा बताइए? मेरी लाश को जो है टुकड़े टुकड़े काट के कुत्ते को खिला दीजिएगा? यही नहीं कीजिएगा, उससे आगे क्या कीजिएगा? मुझे आप टॉर्चर ही कीजिएगा ना, उसके आगे क्या कीजिएगा? तो जब आपके वश में हम चले गए तो आप कुछ भी करें, हमारे चीखने चिल्लाने से क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद को मार डंडा मार रहा था अंग्रेज, उससे क्या फर्क पड़ गया? तो इसलिए देखिए क्या होता है कि जब आप जो कर रहे हैं ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को प्रताड़ित करता है वो डरपोक आदमी होता है, ताकतवर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इसलिए वो जो आप याद कीजिए, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, जो हम लोग पढ़ते रहे। तो ये जो है ये जो विष भरे लोग हैं, क्या विष खाली आपके पास है? खाली गेहूं आपके पास विष होता है, बाकी विष किसी के पास नहीं है। मच्छर भी निपटा देता आदमी को भाई। धनंजय जी एक चीज बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। एक चीज बताइए कि जैसे हम लोग किसी टाइगर रिजर्व वगैरह में जहां पर पोचिंग की घटनाएं होती थी कि बाघ को लोग बाघों की पोचिंग होती थी, मीनू जैन जी तो खैर उत्तराखंड में ज्यादा बेहतर जानती हैं। कई सारे टाइगर रिजर्व के बारे में सरकार ने ये आदेश जारी किए थे, अलग अलग राज्य सरकारों ने। एक दौर में आदेश जारी किया गया था कि इस टाइगर रिजर्व में किसी भी पोचर्स को देखते ही गोली मारने का आदेश। इलेक्शन के समय में चुनाव आयोग आदेश जारी करता है, खासकर उन इलाकों में जहां बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी कि बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया जाता था, खासकर नक्सलाइट बेल्ट में, अगर आपको याद हो तो। इस तरह से आपको नहीं लगता कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि किसी राज्य की विधानसभा यह आदेश पारित कर दे, एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य में ईडी सीबीआई को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाए? ईडी सीबीआई का कोई व्यक्ति यदि राज्य में दिखाई देता है, भले वो किसी शादी समारोह में गया हो, उसको पकड़ करके अंदर कर दो कि तुम राज्य में आए कैसे, देखिए हमारे इलाके में तुम घुसे कैसे? देखिए ये जो आप कह रहे हैं, हालांकि बंगाल में या कई जगहों पे हुआ जब सीबीआई के आने पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन सवाल उठता है कि जो संघ है, ये देश है, ये तो मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, तो गोतिया की लड़ाई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई ठीक नहीं है आज के जमाने में कि कोई राज्य सरकार कहे कि ईडी सीबीआई के जो अधिकारी आएंगे, पहले हम उनका नार्को टेस्ट कराएंगे कि किस मकसद से आ रहे हैं। नार्को टेस्ट में बता देंगे कि किसके इशारे पे आ रहे हैं, और उसका हम लाइव टेलीकास्ट कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से, तब उनको इजाजत देंगे। इस तरह के प्रोविजन क्या आपको लगता है कि लाए जाएंगे? नहीं, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो सही नहीं कहा जाएगा। देखिए कोई आदमी भौंके, हमको कुत्ता हमको देख करके भौंके तो मैं भी भौंकने लगूं, ऐसा करना तो सही नहीं मानता कोई नहीं मानेगा। अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं भी जवाबी गाली दे दूं, कोई जरूरी नहीं है। गांधी ने तो यही सिखाया कि वो मारता है तो मरो, लेकिन हमको नहीं मारना है। तो जिस तरह की अब गोडसे सीख करके आए कि हम मार देंगे साले को, आप तुम भले हमको थप्पड़ हिम्मत दिखाओ, लेकिन मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन भाई देखिए, मरना तो सबको है। कौन है जो यहाँ जिंदा है 2-4 हजार साल तक जिंदा है, जिनके बारे में चर्चा है अश्वत्थामा और कौन कौन का नाम आता है, उसको भी किसी ने खाली किताबों में लिखने वाले लोगों ने देखा, बाकी किसी ने देखा नहीं कि कहाँ अश्वत्थामा घूम रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, किसके घर के बगल से गुजरे, हमारे घर के बगल से तो नहीं गुजरे। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए फाइनली है कि आपको मनुष्य होना पड़ेगा। और आपको देखिए, जब आप फंसते हैं ना, मैंने देखा है बड़े बड़े गुंडों को, मैंने देखा है कि जब वो फंसते हैं, आप देखें ना कैसे संसद में रो रहे थे आपके एक मुख्यमंत्री साहब, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे। वैसा साला बच्चा भी नहीं रोता है कि मुझे मार देगा, पता नहीं क्या कर देगा, और पूरी संसद जो है वो चुप हो गई कि भाई क्या बोल रहा है। तो ये रोने वाले लोग, ये मोदी जी खुद ही रोने लगते हैं, जहाँ कई जगह जाके रो चुके, मेरी माँ फलाना करती है, मेरा फलाना हो गया, मुझे ऐसा हो गया। तो रोने वाले लोग जो है वो क्या करेंगे, दूसरों को रुलाएंगे, कब तक रुलाओगे? ये सब नहीं चलने वाला। आपको फाइनली मनुष्य बनना पड़ेगा। जो आपकी भीड़ आपने जो खड़ी की है, वो भीड़, अभी देखिए एक और खबर है, उत्तराखंड की खबर है मीनू जी, कि वो जो है किसी संघ के ही किसी आनुषंगिक संगठन का नेता है, उसकी बेटी शादी करना चाहती थी किसी मुस्लिम लड़के से। आप बताइए, पहले उसका बात करते हैं। इसमें धनंजय जी, ये एक बहुत बड़ा संघ का ही एक नया शगुफा है। उसमें नई बात सामने आई है कि वो जो लड़की और जो लड़का है, उन्होंने 5 साल पहले कोर्ट मैरिज कर रखी है। अब ये 5 साल बाद शादी रचाने का ये ढकोसला क्यों किया जा रहा है? ये महज इसलिए दिखाने के लिए कि भाई देखिए, हम लोग इस बात के अगेंस्ट नहीं है। संघ का ही जुड़ा हुआ आदमी वो मुसलमान लड़के से अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार है। और दूसरा, इसके बहाने एक ध्रुवीकरण हुआ। आप देखिए, वहां पे बजरंग दल के लठैत वहां पहुंच गए, शादी के उसमें तैयारियां हो रही थी वहां, और उन्होंने कहा नहीं होने।
एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, पब्लिक भी सुन ले। आप अचानक से देखेंगे अपने बहुत सारे जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रोफाइल पे ना आजकल किस्से आने लगे कि मेरा एक फलाना मुस्लिम फ्रेंड था, उसके साथ फोटो लगाई, बड़ा अच्छा अजीज दोस्त है, आज भी हम मिलते हैं। ये एक तरह की नई मुहिम चलाई गई है उनकी तरफ से, एक नया अभियान छेड़ा गया है कि अपने को दिखाओ कि हमारे भी मुस्लिम दोस्त है, भाजपाई बताएं। तो ये उसी का एक हिस्सा, ये दिखाने की नौबत आ रही है, यही साबित होता है कि आपका एजेंडा गलत था। पॉइंट ऑफ लाइन ये बोल दूं मैं कि फाइनली जो है लोकसभा का चुनाव जो है जनता के भरोसे लड़ा जाएगा, आप अपने काम के भरोसे लड़ेंगे। कर्नाटक में ये देखा गया, आप कब तक ये सब पे छोड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, गोली। हमारे यहाँ बूथ कैप्चर होता था पहले, बंदूक से बूथ कैप्चर नहीं होता। तो इसलिए फाइनली आपको लोकतांत्रिक तरीके से आना पड़ेगा। फाइनली आपको वही करना होगा जो कानून जो बूथ कैप्चरिंग होती थी उसका इस्तेमाल वैसा आदमी करता था जो कभी बंदूक छूता भी नहीं था, वही जीत करके आता था। उस बूथ कैप्चरिंग के बूथ वो छोड़ दीजिए क्या। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सारे बंदूक चलाने वाले लोकसभा सांसद बन गए, जो बंदूक चलवाते थे वो पीछे चले गए। बंदूक चलाने वाले सांसद कम बने सर, जो स्मगलिंग करने वाले थे, अपहरण करने वाले थे, सेटर थे, वो सब बन गए। हाँ, तो ढेर सारे बाद में चलाते ही रह गए, ढेर सारे बाहुबली बन गए वो बंदूक चला करके। अभी एक ने तो खुद ही कहा कि भैया मैंने मार दिया था फलाने को, एक आदमी को मैंने मारा। जी समय कम है, मीनू जी का हम ओपिनियन लेना चाहेंगे। मीनू जी, ईडी से रिटायर होने के बाद कुछ लोग सत्ताधारी दल में चले गए, विधायक हो गए। उनकी खासियत यही थी कि उन्होंने चिदम्बरम साहब को उसे पूछताछ की थी। चिदम्बरम साहब को 100 दिनों के लिए अंदर डालने में उनकी कथित तौर पर बड़ी भूमिका थी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी भी इसमें रुचि ले रहे हैं कि चलो भाई पोस्ट रिटायरमेंट सुविधा का इंतजाम हो रहा है, सरकार का दोष 70% है तो 30% दोष ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का हो। इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही है जिसका खामियाजा सत्येंद्र जैन जैसे लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि जॉर्ज साहब कई बार निजी तौर पे बताते थे कि कुछ अधिकारी टॉर्चर अभियान में, इमरजेंसी में इसलिए भी टॉर्चर करते थे कि वो संजय गांधी और इंदिरा गांधी की नजरों में चढ़ जाए। तो ये कोशिशें एजेंसी की तरफ से तो नहीं हो रही है। अभिषेक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरीके से कई भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट ऊंचे पदों पे आसीन है, मंत्री हैं जो बड़े मंत्रालयों में, उसे देख के तो मेरे ख्याल से सभी ब्यूरोक्रेट्स के मुंह में पानी आता होगा। और जो भाजपा या दक्षिणपंथी विचारधारा को रखते होंगे डेफिनेटली कुछ जो उनमें से, तो डेफिनेटली वो तो ये काम करेंगे ही। और उनको जो मंत्री जो है मोदी जी, ऐसे लोगों का कोई विचारधारा नहीं होता। आज अगर कांग्रेस पार्टी 300 लोकसभा सीटों वाली स्थिति में होती तो ये सब उन्हीं की चापलूसी कर रहे होते, उसी पार्टी को ज्वाइन करने में की जुगत भिड़ा रहे होते। तो ये अचानक मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट को भी जानता हूं जिनको दिख रहा था कि इस देश के बड़े नेता ने पदयात्रा की थी तो शायद इस देश में उनके पक्ष में हवा चल रही है, चल भी रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की वो 12 साल पहले रिटायरमेंट के उन्होंने वो किया, रिजाइन किया और जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन संयोग ऐसा था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, माहौल पलट गया। ऐसे ब्यूरोक्रेट को फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक बार वित्त मंत्री का सुख भोग लिया तो भारतीय जनता पार्टी का जमाना आ रहा है तो उधर स्विच करके चलेंगे। तमाम ब्यूरोक्रेट आपको मिलेंगे। राजकुमार सिंह उदाहरण है, उन्होंने तो कांग्रेस के साथ ही पूरा उनका करियर रहा, लेकिन अभी मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, इतने बड़ी मंत्री।